आइए आज हम स्टडी करेंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इस चैप्टर के पीछे दिए गए क्वेश्चन। तो इंग्लिश में इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। पाठ के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आवर्त सारणी में व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है। तो जो आवर्त सारणी हमने अभी तक पढ़ी है उसमें जो बनाई गई आवर्त सारणी, तो उसमें जो एलिमेंट है यानी तत्व है उनको व्यवस्थित किया गया, तो उसका भौतिक आधार क्या है तो इसको देखते हैं। तो आवर्त सारणी में व्यवस्था का भौतिक आधार समान गुणधर्म, भौतिक तथा रासायनिक गुण, समान गुणधर्म में भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों आ जाएंगे वाले तत्वों को एक साथ एक ही वर्ग में रखना है। तो भौतिक और रासायनिक गुण समान रखने वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। ध्यान दीजिए वर्ग, क्योंकि तत्वों के ये गुणधर्म मुख्यतः उनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, अतः किसी समूह के तत्वों के परमाणुओं के संयोजी कोष विन्यास समान होते हैं। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरे तत्व से या दूसरे परमाणु से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, तो उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और उन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही परमाणु के जो है गुणधर्म निर्धारित होते हैं। तो वही कह रहा है क्योंकि तत्वों के ये गुणधर्म मुख्यतः उनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, अतः किसी समूह के तत्वों के परमाणु के संयोजी कोष विन्यास समान होते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। कह रहा है मेंडलीफ ने किस महत्वपूर्ण गुणधर्म को अपनी आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार बनाया, क्या वे उस पर दृढ़ रह पाए। तो हमने पीछे पढ़ा था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो थी वो परमाणु भार पर आधारित थी। तो देखते हैं मेंडलीफ ने परमाणु भार को तत्वों के वर्गीकरण का आधार माना तथा तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। मेंडलीफ ने वो अपने आधार पर निष्ठापूर्वक दृढ़ रहे तथा उन्होंने उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा जो उस समय ज्ञात नहीं थे। पीछे जब हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, तो कुछ जगह छोड़ दी थी, कुछ खाने छोड़ दिए थे मेंडलीफ ने, और बताया था कि ये इस परमाणु भार के तत्व आगे भविष्य में खोजे जाएंगे, तो उनको यहाँ भर दिया जाएगा तथा उनके परमाणु भार के आधार पर उनके लक्षणों या गुणों की भविष्यवाणी की। उनकी भविष्यवाणियां उन तत्वों की खोज होने पर सत्य पाई गई। तो वो अपने जो है आधार पर निष्ठा पूर्वक दृढ़ रहे कि परमाणु भार पर आधारित ही हम आवर्त सारणी बनाएंगे, और उन्होंने खाने भी छोड़े बीच बीच में कि इस परमाणु भार का तत्व भविष्य में खोजा जाएगा, तो उसको वहां रखा जाएगा। और भविष्यवाणी जो की थी बाद में उन तत्वों की खोज हुई और वो सब सत्य पाए गए। प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। कह रहा है मेंडलीफ के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में मौलिक अंतर क्या है। मौलिक का मतलब होता है बेसिक, मूलभूत। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम तत्वों के परमाणु भारों पर आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त नियम जो मोजले ने दिया तत्वों के परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। इस प्रकार मौलिक अंतर वर्गीकरण का आधार है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। क्वांटम संख्याओं के आधार पर यह सिद्ध कीजिए कि आवर्त सारणी के 6वें आवर्त में 32 तत्व होने चाहिए। क्वांटम नंबर के यानी क्वांटम संख्या के आधार पर हमें बताना है। तो देखिए आवर्त सारणी के दीर्घ रूप मतलब आधुनिक जो आवर्त सारणी है जिसको मोजले ने दिया, में प्रत्येक आवर्त एक नई कक्षा के भरने से प्रारंभ होता है। तो प्रत्येक आवर्त जो है एक नई कक्षा के भरने से प्रारंभ होता है। 6वां आवर्त मुख्य क्वांटम संख्या उसमें 6 रहेगी, यानी n बराबर 6 से प्रारंभ होगा। इस कक्ष के लिए n बराबर 6 तथा 0, 1, 2 तथा 3 होगा, उच्च मान आदेशित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए
ये यल की वैल्यू है जिसको एजीमुथल क्वांटम संख्या और अंग्रेजी में हिंदी में इसको दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। NLMS इतनी क्वांटम संख्याएं थी जो हम लोग लिखते थे, पीछे हमने NCERT में पढ़ा है। तो वही यल की वैल्यू है। तो यल की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। तो 0 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 होना चाहिए, क्योंकि n-1 करेंगे तो 5 आएगा। तो आगे 4 भी होना चाहिए, लेकिन कह रहा है उच्च मान आदेशित नहीं है, तो चौथे को नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा उसके बारे में अभी आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार उपकक्षाएं 6s 6p 6d तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के समावेशन के लिए उपलब्ध हैं। तो देखिए, चूंकि n बराबर 6 है, मुख्य क्वांटम संख्या 6 है, तो जितनी भी हमारी उपकक्षाएं हैं sp-df के फॉर्म में जो भरेंगे, तो उनको 6s 6p 6d भरेंगे। या फिर यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि इतने में ही पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के समावेशन के लिए उपलब्ध है। अब देखिए, किंतु आप बाउ के नियमानुसार 6d तथा 6p होना चाहिए। यहाँ ये आबलिक है जो p होगा। तो 6d तथा 6p उपकक्षाओं की ऊर्जा 7s उपकक्षाओं की तुलना में अधिक होती है। 6d और 6p उपकक्षाओं की ऊर्जा 7s उपकक्षाओं की तुलना में अधिक होती है, इसलिए यह कक्षाएं 7s उपकक्षाओं के भरने तक नहीं भरती। क्योंकि आपबाउ नियम ये कहता है कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग उपकक्षाओं को भरेंगे। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s ऐसे लिखा गया है जो आपबाउ में, उसको पढ़िए। तो 6d से 6p की ऊर्जा ज्यादा है। जब हम क्रम बढ़ेंगे तो ये पहले आएगा, बाद में आएगा, वो आप बाउ प्रिंसिपल देखिए तो उसमें लिखा होगा। तो 7s उपकक्षाओं के भरने तक नहीं भरती, क्योंकि इनकी ऊर्जा ज्यादा है। आप बाउ ने बताया था कि पहले कम ऊर्जा वाली भरी जाएंगी। इसके अतिरिक्त 5d तथा 4p उपकक्षाओं की ऊर्जाएं 6p उपकक्षाओं से कम होती हैं। यहाँ पर देखिए p लिखना भूल गया है। तो 5d तथा 4p उपकक्षाओं की ऊर्जाएं 6p उपकक्षाओं से कम होती हैं। इनकी कम होगी जब हम उस क्रम में 1s 2s 2p देखिए इस तरह लिखेंगे जैसे ये अगले क्वेश्चन में लिखा गया है आपबाउ नियम के हिसाब से, तो ये हमको समझ में आएगा। अब जैसे कह रहा है 5d तथा 4p उपकक्षाओं की ऊर्जाएं 6p उपकक्षाओं से कम है। तो देखिए 5d और 4p, 5d और 4p देखिए 6 इसके पहले आ रहे हैं। 5d 4p 6 के पहले आ रही हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा ज्यादा है। इनकी ऊर्जा ज्यादा है क्योंकि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। तो इसलिए कह रहा है कि 5d तथा 4p उपकक्षाओं की ऊर्जाएं 6p उपकक्षाओं से कम होती हैं। इसलिए छठवें आवर्त में इलेक्ट्रॉन्स केवल 6s 4 5d तथा 6p उपकक्षाओं में भरते हैं। इन उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स की संख्याएं क्रमशः 2 14 10 तथा 6 होती हैं, अर्थात कुल 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण छठवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। ये यहाँ पर देखिए लिखना भूल गया है, यहाँ पर 4f होना चाहिए। 4f होगा क्योंकि यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो जो f हमारा सबसेल है यानी उपकक्षा है, उसमें 7 कक्षक होते हैं, 7 कक्षक, और प्रत्येक में 1-1 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 14 दिखाया गया है। तो हमारे पास 6s 4f होगा। 4f 5d तथा 6p उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इस तरह होंगे। इसको देख लेते हैं। तो देखिए 6s है, s में 2 भरे जाएंगे, विपरीत स्पिन के 2, 6s हो गया। अब 4f में 14 है, f में 7 कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7।
तो इसमें 2-2 भरेंगे, ऐसे ऐसे पहले एक भर जाएंगे, फिर दूसरा भरेगा, तो ये हमारा 4F हो जाएगा। इसमें 14 हो गए। अब आ गया 5D। डी में 5 होते हैं, ये 6 बन गए, 5 होंगे, 1 2 3 4 5, 6 बन गए हैं, 5 होंगे। एक पहले भर जाएंगे, फिर बाद में भरेंगे। तो ये हमारा 6P हो गया। तो देखिए 6S 4F P, अभी ये D छूट गया है, ये 5D होगा। D में 5 होंगे, 5D, और P में 3 होंगे। ऐसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा। सिक्स P। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26 2 28 2 30 2 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वही देखिए, यस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 2 लिख दिया, यफ में 7 कक्षक है 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 14 लिख दिया, पी में 5 कक्षक हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं क्योंकि प्रत्येक कक्षक में 2 रहेंगे, तो ये 10 लिख दिया। और P में 3 कक्षक हैं, प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 6 लिख दिया। तो कुल मिला के 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी कांड 6वें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। अब इस चीज से आपको शायद समझ में आ गया होगा। यहाँ पर रियल है, इसको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है आवर्त और वर्ग के पदों में यह बताइए कि Z बराबर 14 यानी परमाणु क्रमांक 14 है तो ये तत्व कहाँ स्थित होगा। ये देखिए यहाँ 14 गलत लिखा है, 114 होगा, यहाँ सही लिखा है। तो Z बराबर 114 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। अब आप बाउ के नियम से हम लोग उसी प्रकार लिखेंगे। तो देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p लिख दिया इसने। अब इसको ध्यान देना है कि ये देखिए आप बाउ के नियम के हिसाब से ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में नहीं लिखा गया है, ये केवल डायरेक्ट लिख दिया गया है 1 2 2 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 शुरू हो गया। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, केवल 114 तत्वों को इसने भरा है, 114 इलेक्ट्रॉनों को इसने भरा है। किस किस कक्षक में जाएंगे तो 1s देखिए एक ही होता है, 2 हमारे पास 2 होते हैं, 3 हमारे पास 3 होते हैं, 4 हमारे पास 4 होते हैं, 5 हमारे पास 4 होते हैं, 6 हमारे पास 3 होते हैं, 7 हमारे पास 2। इतने में पूरा भर गया है। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को भरा वैसे लिख करके 1s लिखा, फिर 2s 2p 3s 3p 3d लिखा, फिर 4 को 4 बार लिखा, 5 भी 4 बार लिखा, और 6 भी 6 3 बार लिखा, और 7 को 2 बार लिखा। तो यक्स यानी परमाणु कोई तत्व मान लीजिए यक्स है, उसका परमाणु क्रमांक 114 है। तो ये रेडान लिख दिया, मतलब रेडान में जितना रेडान का है उतना हटा देंगे और उसके बाद का पूरा लिख देंगे। तो 5f 6d 7s 7p तक जाएगा। तो यफ में
हमारा 7 कक्षक होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डी में 5 होते हैं तो 10 रहेंगे, एस में 1 होता है तो 2 रहेंगे, और पी में 6 रह सकते हैं, लेकिन बचा ही नहीं, 2 ही बचे हैं तो 2 भर दिया। अब देखें इसको भरने के बाद कह रहा है यह स्पष्ट है कि दिया गया तत्व एक सामान्य तत्व है तथा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक से संबंधित है। पी ब्लॉक जो लास्ट में आता है उसी ब्लॉक में रखा जाता है, तो पी ब्लॉक से संबंधित है। चूंकि इस तत्व में n बराबर 7, ये देखिए मुख्य क्वांटम संख्या पहले लिखी जाती है, तो n बराबर 7 कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अतः यह आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में स्थित होगा। तो 7वां आवर्त हो गया, पी ब्लॉक का तत्व हो गया। इसके अतिरिक्त समूह की संख्या बराबर 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। ये वाले देखिए 10 यहाँ तक तो पूरा भरा है, यहाँ तक पूरी कक्षाएं भरी हैं, ये बाहरी कक्षा है, 7 दोनों में है, तो इसका मतलब सबसे बाहरी कक्षा है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2a और 2a बाहरी कक्षा के, तो यही बाहरी कक्षा के ही संयोग करके दूसरे तत्व से यौगिक बनाते हैं, तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 10 ये, तो 10 4 प्लस 4 कर दिए यानी 14। अतः दिया गया तत्व 7वें आवर्त में तथा समूह 14 में स्थित है। समूह निकालना है तो 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये फार्मूला होता है। टेन प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये समूह को बताता है। तो अतः दिया गया तत्व 7वें आवर्त में तथा समूह 14 में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए इसने डायरेक्ट इस तरीके से लिखा है, आप लोग आप वाव प्रिंसिपल जब याद करके उसको क्रम से भरिएगा, इस तरह ना भरिएगा। आप 1s 2s 2p जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है उस तरह भरेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब देखिए उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में उपस्थित है। आवर्त तीसरा है और 17वां वर्ग है, उस तत्व के बारे में हमको बताना है कि परमाणु क्रमांक कितना है। तो देखिए तीसरे आवर्त में केवल 3 तथा 3p कक्षाएं भरती हैं, यानी 3s तथा 3p। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, तो 4s शुरू हो जाता है, तो 1s 2s 2p 3s 3p आगे 4s, तो 3s 3p भरती हैं। देखिए इसमें गलती बहुत लिखा है, 3s होना चाहिए, 3s, तो 3s और 3p कक्षाएं भरती हैं। अतः आवर्त में केवल 2 तथा 6 पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो आवर्त में फिर देखिए यहाँ पर छूट गया है, 2s तथा 6 पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तीसरा आवर्त z बराबर 11 से प्रारंभ होकर z बराबर 18 पर समाप्त होता है। अब ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि तीसरा आवर्त z बराबर 11 से प्रारंभ होकर z बराबर 18 पर समाप्त होता है। अब 1s 2s 2p लिखेंगे, 1s 2s 2p 3s, देखिए तो 2 6 भरा जाएगा, तो 6 10, और यहाँ पर देखिए 11वां इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए z बराबर 11 से प्रारंभ होकर z बराबर 18 पर समाप्त होता है। 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p आगे 4s आ जाएगा, 6, तो ये भर गया। तो यहाँ पर देखिए 10 और 7 17, यानी 18वें पर समाप्त हो जाता है। अतः z बराबर 11 तथा z बराबर 12, यानी परमाणु क्रमांक 11 तथा परमाणु क्रमांक 12 के तत्व पी ब्लॉक में, ये पी है ना, पी ब्लॉक में उपस्थित होंगे। बहुत गलत लिखा गया है, पी ब्लॉक में उपस्थित होंगे। अगले 6 तत्व z बराबर 13 समूह 13 से z बराबर 18 समूह 18 पी ब्लॉक के तत्व हैं। इसलिए
वो तत्व जो 17वें समूह में उपस्थित है उसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 17 होगा। अतः Z बराबर 11 तथा 12, 11 तथा 12 यस ब्लॉक में होंगे। यस ब्लॉक में उपस्थित होंगे। अगले 6 पी में होंगे, 2 यस में तथा 6 पी में, क्योंकि यहां पर 2 हो जाएगा। छह 4 10, 2 12 और 18। ठीक, तो 18 11 से प्रारंभ होगा और 18 पे समाप्त होगा। 10 के बाद यहाँ 11 से तीसरा आवर्त, ये देखिए 3 है तो 3 का मतलब तीसरा आवर्त। तीसरा आवर्त शुरू होगा। यस में 2 तत्व रहेंगे क्योंकि 2 है, पी में 6 तत्व रहेंगे क्योंकि 6 है। तो इसी प्रकार से आपको समझ लेना है। तो फिर से पढ़ते हैं कि तीसरे आवर्त में केवल 3s तथा 3p कक्षाएं भरती हैं। देखिए 3s और 3p, आगे 4s शुरू हो जाता है। भरेंगे जब आप बाउ प्रिंसिपल से लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s, आगे 4s आ जाता है तो चौथा आवर्त शुरू हो जाएगा। तो तीसरे में यस और पी ही भरती हैं। तो वही कह रहा है कि तीसरे आवर्त में केवल 3s तथा 3p कक्षाएं भरती हैं। अतः आवर्त में केवल 2 यस तथा 6 पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। 2 यस ब्लॉक 6 पी ब्लॉक के, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 है। तीसरा आवर्त Z बराबर 11 से आरंभ होकर Z बराबर 18 पर समाप्त होता है। देखिए 10 तक जो है, पहला आवर्त में 2 तक है, फिर दूसरा 8 तक है, मतलब 10 तक है, 8 इसमें है इलेक्ट्रॉन, और फिर 6 4 10, 10 के बाद आगे स्टार्ट हो जाता है तीसरा आवर्त। तो वही कह रहा है कि 11 से प्रारंभ होकर 18 पर समाप्त होता है। तो यहाँ से 11 से शुरू होगा और देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है तो 10 8 18 होगा, तो 18 पे समाप्त होगा। अतः Z बराबर 11 तथा 12 के तत्व यस ब्लॉक में स्थित होंगे। 11 12 वाले देखिए यस में है। अगले 6, ये 6 जो होंगे Z बराबर 13 से 18 तक समूह 18 यानी पी ब्लॉक में स्थित होंगे। समूह 18 कैसे हो गया? 10 प्लस जितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो, तो 10 ये हो गए प्लस ये 8, 6 2 8, ये बाहरी कक्षा है। 3 इसमें भी है, 3 ये, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या समान है, इसका मतलब ये एक ही कक्षा है, उसी में यस और पी उप कक्षाएं हैं। तो 10 8 18, इसलिए 18 समूह 18 हो गया, और पी है तो पी ब्लॉक हो गया। इसलिए वो तत्व जो 17वें समूह में स्थित है उसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 17 होगा। तो जो 17वें समूह में है उसका 17 हो जाएगा, क्योंकि 18 वाला 18वें समूह में, 17 वाला 17वें में हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कह रहा है कौन से तत्व का नाम निम्नलिखित द्वारा दिया गया है? लॉरेंस बर्कले प्रयोगशाला द्वारा और सीबर्ग समूह द्वारा। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी एनसीईआरटी में। तो लॉरेंसियम तथा बर्केलियम, लॉरेंसियम का परमाणु क्रमांक 103 है, बर्केलियम का 97 है। तो इनको जो है लॉरेंस बर्कले प्रयोगशाला द्वारा दिया गया है, और सीबर्ग समूह से सीबोर्गियम दिया गया है, जिसका परमाणु क्रमांक 106 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? तो एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, अर्थात उनकी संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसी कारण से एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहा है परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? तो परमाणु त्रिज्या से तात्पर्य परमाणु का आकार है, जो परमाणु के नाभिक के केंद्र से वाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की दूरी के बराबर मानी जाती है। तो कोई परमाणु है, मान लीजिए उसका ये नाभिक है और ये कक्षा है, मान लीजिए बाहरी कक्षा, भीतर भी छोटी छोटी कक्षाएं हैं,
लेकिन ये सबसे बाहरी कक्षा है, तो नाभिक से बाहरी कक्षा तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहेंगे। किसी आयन की आयनिक त्रिज्या उसके नाभिक तथा उस बिंदु के मध्य की दूरी को माना जाता है जिस पर नाभिक का प्रभाव आयन के इलेक्ट्रॉन मेघ पर प्रभावी होता है। तो हमने बताया था कि जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो एक बादल की तरह, बादल को ही मेघ कहते हैं, तो बादल की तरह इधर उधर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो वही कह रहा है कि आयनिक त्रिज्या हम उसे मानेंगे कि नाभिक तथा उस बिंदु के मध्य की दूरी को माना जाएगा जिस पर नाभिक का प्रभाव आयन के इलेक्ट्रॉन मेघ पर प्रभावी होता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन मेघ होगा और नाभिक का आकर्षण बल जहां पर ज्यादा प्रभावी होगा उसी को आयनिक त्रिज्या मान लेंगे। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। कह रहा है किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। तो आवर्त में फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी आवर्त या वर्ग में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। तो इसको देखते हैं। तो आवर्त में परमाणु त्रिज्याएं, सबसे पहले आप समझिए कि हम आगे की ओर ऐसे अगर चलते हैं बाएं से दाएं तरफ आवर्त सारणी में तो ये आवर्त होते हैं, अगर ऊपर से नीचे चलते हैं तो इनको वर्ग कहते हैं। तो आवर्त में यानी बाएं से दाएं चलने में परमाणु त्रिज्याएं यानी एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्याएं नियमित क्रम में क्षार धातु से हाइड्रोजन तक घटती हैं। सबसे पहला हमारी क्षार धातु है, 7वां जो वर्ग है वो हमारा हाइड्रोजन है, अब 8वां हमारा अक्रिय गैस है। तो वही कह रहा है कि क्षार धातुओं से लेकर के हाइड्रोजन तक परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। तो वाह्यतम कोश, नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। तो जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है उनको और तेजी से खींचेगा जब नाभिक में आवेश बढ़ेगा, इसीलिए त्रिज्या छोटी हो जाती है, इसीलिए त्रिज्याएं घटती हैं हाइड्रोजन तक। फलस्वरूप वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता भी बढ़ती है। इस कारण इनकी नाभिक व वाह्यतम कोशों के बीच की दूरी क्रमशः घटती है, अतः परमाणु त्रिज्या घटती है। यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ उत्कृष्ट गैस यानी निष्क्रिय गैस जिनकी बाहरी कक्षा है पूर्ण होती है, किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं कि परमाणु त्रिज्या पर विचार नहीं किया जा रहा है। ये ध्यान देना है, केवल हाइड्रोजन तक की बात कर रहा है। एकल परमाणु होने के कारण उनकी आबंधित त्रिज्या बहुत अधिक है, क्योंकि अब किसी से क्रिया नहीं करते हैं तो अकेले ही रहेंगे, अक्रिय गैस है, तो इसलिए उनकी आबंधित त्रिज्या बहुत ज्यादा होती है। इसलिए उत्कृष्ट गैसों की तुलना दूसरे तत्वों की सहसंयोजक त्रिज्या से न करके वांडर वाल त्रिज्या से करते हैं। कुछ तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्या का मान निम्नलिखित सारणी 1 में दिया गया है। तो देखिए कुछ तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं यहाँ दी गई हैं, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि देखिए बाएं से दाएं तरफ चल रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है, 152 है, फिर 111, 88, 77, 70, 74, 72, मतलब घटती जाती है। इसकी थोड़ा सा ज्यादा है तो कुछ अपवाद भी है। इसी प्रकार देखिए यानी कि 186, फिर 160, 143, 117, 110, 104, 99, मतलब बाएं से दाएं चल रहे हैं तो घटती हैं, बस इतना समझना है, याद नहीं करना। अब देखिए द्वितीय आवर्त में परमाणु त्रिज्या में परमाणु क्रमांक के साथ परिवर्तन चित्र 1 में प्रदर्शित वक्र द्वारा और अधिक स्पष्ट हो जाता है। वक्र में स्पष्ट प्रदर्शित है कि नितांत बाईं ओर स्थित क्षार धातु एलाई की परमाणु त्रिज्या अधिकतम तथा नितांत दाईं ओर स्थित हैलोजन एफ की परमाणु त्रिज्या का मान न्यूनतम है। देखिए एलाई की 140 से ज्यादा है जैसे ग्राफ में दिखाया गया है, और फ्लोरीन जो है उसकी देखिए कितना कम है, कितना नीचे है, इसका मतलब बहुत कम है। तो इसलिए दाईं से बाईं तरफ जाने में आवर्त में परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। ये देखिए जो ग्राफ बनाया गया इसमें परमाणु क्रमांक, इधर परमाणु त्रिज्या दी गई है। एनसीईआरटी में ये
फिगर बना हुआ है। अब देखिए चित्र 1, द्वितीय आवर्त में परमाणु क्रमांक के 7 तत्वों की परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन, जो अभी हमने ऊपर चित्र देखा। अब देखिए वर्ग में वर्ग का मतलब अब ऊपर से नीचे चलना है। तो वर्ग में परमाणु त्रिज्याएं एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक कोषों की संख्या बढ़ती है। अब इसमें यह ध्यान देना है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन नए नए कोष बनते हैं, ये कक्षाएं और बनती जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई कक्षा नहीं बनेगी तो बाहर ही रहेगी, इसका मतलब कक्षाओं से दूरी बढ़ जाती है। कक्षाओं की वजह से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, इसलिए नाभिक से दूरी बढ़ेगी, तो इसका मतलब त्रिज्या बढ़ेगी। तो वही कह रहा है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। फलस्वरूप बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता घटती है, अतः परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्योंकि नई कक्षा बनेगी तो नाभिक से दूर रहेगी, तो आकर्षण कम लगेगा, इसलिए त्रिज्या बढ़ती है। निम्नलिखित सारणी 2 में धातु तथा हाइड्रोजन तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्याएं दी गई हैं। वर्ग में परमाणु त्रिज्या का मान पिकोमीटर में दिया गया है। तो देखिए यलाई और यने, यलाई की 152 है तो यने की 186 है, मतलब नीचे जाने पर बढ़ रही है। फ्लोरीन की 72 है तो क्लोरीन की 99, इसका मतलब नीचे जाने पर बढ़ रही है। इसी प्रकार के की देखिए नीचे है तो 231, आरबी उससे नीचे है तो 244, सीएस उससे नीचे है सीजियम तो 262। इसी प्रकार ब्रोमीन की 114 है, आयोडीन की 133 है, एक्टिनियम की 140, नीचे जाने पे बढ़ रही है। अब देखिए वर्ग में परमाणु क्रमांकों के साथ क्षार धातु तथा हाइड्रोजन के परमाणु त्रिज्याओं में परिवर्तन चित्र 2 में प्रदर्शित वक्र द्वारा और अधिक स्पष्ट हो जाता है। मानव में यह स्पष्ट है कि लिथियम एलाई की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम तथा सीजियम सीएस की अधिकतम है। देखिए एलाई की 150 है और सीजियम की 262 है। यह ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब परमाणु त्रिज्या वाले लाइन में हम लोग ऊपर जा रहे हैं, मतलब कि इसकी त्रिज्या ज्यादा है, इसकी कम है। इसी प्रकार हाइड्रोजन में फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम तथा आयोडीन की अधिकतम है। अब देखिए फ्लोरीन की सबसे कम है और इधर आयोडीन की 133 हो गई, ये 72 है, 133 है। तो ये परमाणु क्रमांकों के साथ क्षारीय धातु तथा हाइड्रोजन के परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन का ग्राफ भी हमने देख लिया। अब प्रश्न संख्या 11 अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।